नमस्कार, मैं हूं सिकता दियो। देश के महानगर अगर भारत का आईना है तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट्स। छत्तीसगढ़ में पीएससी भर्ती में गड़बड़ी पर बवाल और सवाल, और साथ ही कोटा के छात्रों के लिए स्पेशल स्क्वाड और डिनर विद स्टूडेंट्स। शुरुआत हल्द्वानी से, जहां के बनफूलपुरा की हिंसा के मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस मामले में 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई है, 300 लोग घायल हुए। मामले का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक कौन है और क्या अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती पूरी थी? देखिए हल्द्वानी से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। बनफूलपुरा की हिंसा के बाद मोर्चरी के बाहर सिसकता बिलखता परिवार। इस हिंसा की चपेट में 45 साल के जाहिद आ गए, जब वो अपने पोते के लिए दूध लेने जा रहे थे। जाहिद ही नहीं, उनके 15 साल के बेटे अनस की भी हिंसा में मौत हो गई। दंगे चल रहे थे। हमारा भाई दुकान पे से आया था काम करते करते जो है उसके बच्चे को दूध, बच्चा है एक छोटा लड़की का, 1-2 महीने का होगा, तो उसके लिए दूध को तलाशने गया था, कहीं मिल जाएगा तो ठीक है, बच्चा ऊपर का दूध पीता हो। तो वो आया इधर को, तो उसको पता नहीं था कि ऐसा हो रहा है यहाँ पे। उन्होंने कहा दूध तो मैं ले जाऊँगा कहीं ना कहीं से ढूंढ के। अब जैसे वो आगे चौराहे में आया 17 नंबर के, तो उधर से उसका लड़का भी आवाज़ देता आ रहा था, लेकिन उसने भीड़ भाड़ में उसकी सुन नहीं पाया। तो इधर की डेयरी बंद थी, वहीं 17 नंबर चौराहे पे एक डेयरी है, वो बंद थी। तो आगे को निकल गया, आगे की देख लूँ, तो आगे जाके जो है वो इधर को निकल गया। उसका लड़का जब तक चौराहे में आया तो इधर उसके लड़के के पुलिस वालों ने गोली मार दी, उधर उसके मार दी जाहिद के। पुलिस और बलवाइयों के बीच हुई इस झड़प में बिहार में भोजपुर के रहने वाले प्रकाश सिंह की भी मौत हो गई। 28 साल के प्रकाश सिंह बनफूलपुरा के नजदीक लकड़ी के टाल में मजदूरी करते थे। हल्द्वानी के बनफूलपुरा में जो हिंसा हुई है उसमें 5 लोगों की मौत हुई है, 4 लोगों की तो शिनाख्त हो चुकी है। एक 5वां जो डेड बॉडी है वो पिछले 36 घंटे से इसी हल्द्वानी के मोर्चरी में रखी हुई है। उसकी अब जाकर शिनाख्त हो पाई है। उसका नाम प्रकाश बताया जा रहा है और वो बिहार के भोजपुर का रहने वाला था, मजदूरी का काम करता था और उसकी भी इस हिंसा में मौत हुई है। हालांकि अभी तक पुलिस जो है वो प्रकाश के घर वालों से संपर्क नहीं साध पा रही है। लेकिन सवाल ये है कि बनफूलपुरा की हिंसा कैसे सुलगी और इसके क्या कारण थे। ये जानने के लिए हम हल्द्वानी के नगर निगम कमिश्नर से मिले। उसके पीछे की जमीन उसके इनके ही आदेश पर निगम की टीम बनफूलपुरा अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। एनडीटीवी के पास वो दस्तावेज मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि 2017 के बाद तेजी से बनफूलपुरा की सरकारी जमीन पर निर्माण शुरू हुए। इन सब के पीछे अब्दुल मलिक नाम का एक भूमाफिया था, जिसने न सिर्फ सरकारी जमीन पर अवैध मदरसा बनवाया, बल्कि इस तरह के 50 रुपए के स्टाम्प पर कई लोगों को जमीनें भी बेची। हमने नोटिस दिया था, हमने इनको पक्ष भी रखना चाहिए था, अपने दावे भी के संबंध में हम दावा भी कर सकते थे। इन्होंने अपना कोई पक्ष नहीं रखा, कोई दावा नहीं रखा, और नगर निगम के अभिलेखों के अनुसार से और राजस्व अभिलेखों के अनुसार यह स्पष्ट रूप से नजूल भूमि है। अधिकारी महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से पुलिस और प्रशासन का सहयोग मांगा। सहयोग प्राप्त होने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करके हमने कब्जे लेने का काम किया। उन्होंने विरोध भी किया था, फिजिकली विरोध करने का प्रयास किया था, तो पुलिस और प्रशासन की मदद से मैंने उस विरोध को तत्काल वहाँ से विरोध को दरकिनार करते हुए उनको वहाँ से हटाते हुए कब्जा प्राप्त किया था। लेकिन बनफूलपुरा की हिंसा को पुलिस रोक क्यों नहीं पाई? इस मामले में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU का ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें कहा गया है कि अवैध अतिक्रमण अगर हटाया गया तो बवाल होने की संभावना है, लेकिन हल्द्वानी के SSP सुरक्षा खामी की संभावना से इनकार कर रहे हैं। पुलिस एग्जीक्यूशन है, उसके लिए हम लोगों ने एक प्रॉपर प्लानिंग की थी, प्रॉपर एक डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया गया था, प्रॉपर फोर्स की ब्रीफिंग की गई थी
और नैनीताल जनपद की और उत्तराखंड पुलिस की जो उपलब्धता है उसको देखते हुए हम लोगों ने एक अच्छा खासा फोर्स जो है डिप्लॉय किया था। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो अतिक्रमण स्थल है वहाँ से हमारे कर्मचारी और जो निगम के कर्मचारी और बाकी जो लोग हैं वो सुरक्षित वहाँ से निकले थे, हालांकि पथराव वहाँ हुआ था। फिलहाल हल्द्वानी में शांति है और बलवाइयों की निशानदेही करके उनको पकड़ा जा रहा है, लेकिन इस हिंसा ने कई परिवारों को ऐसा जख्म दिया जो शायद ही कभी भर पाए। हल्द्वानी से हर्ष रावत और संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर छत्तीसगढ़ की, जहां पर डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, प्रोफेसर, सिविल जज जैसे बड़े पदों पर नियुक्ति की जिम्मेदारी राज्य के लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी के पास है। अब इसी पीएससी पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि अपनों को ऊंचे ओहदे पर बैठाने के लिए असल प्रतिभा और योग्यता की बलि चढ़ा दी गई। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। मैंने लास्ट दोनों इंटरव्यू दिया है, जो विवादित रहा है, कहीं ना कहीं से लगा है कि भ्रष्टाचार था उसमें। घबराहट होती है कि लाइक सब पैसे से अगर होता जाएगा तो फिर जो मेहनत कर रहे हैं उनका क्या होगा। ये अनकंडीशनल चीज़ें होती है जिनको हमको साइड लेके चलना होगा, क्योंकि ये हमारी प्रिपरेशन पे फर्क डालती हैं। विवेक सुमन भानु छत्तीसगढ़ की उस संवैधानिक संस्था सीजीपीएससी पर सवाल उठा रहे हैं जिसकी जिम्मेदारी ईमानदारी से परीक्षा आयोजित कर काबिल अफसर चुनने की है। इनकी फिक्र वाजिब लगती है क्योंकि सीजीपीएससी की पारदर्शिता सवालों के साथ साथ अब जांच के घेरे में भी है। चुनाव कैंपेनिंग के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी वादा किए थे कि हमारे बच्चों के साथ जो पीएससी में घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच होगी और सीबीआई को सौंपे हैं। उसमें एफआईआर भी हुआ है और जो भी दोषीदार हैं वो कोई बचेंगे नहीं। छत्तीसगढ़ के मुखिया सीजीपीएससी में जिस गड़बड़ी पर जांच की बात कह रहे हैं वो क्या है, पहले ये जान लेते हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2021 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग ने 26 नवंबर 2021 को अधिसूचना जारी की। आवेदन की प्रक्रिया 20 दिसंबर 2021 तक चली। राज्य सेवा परीक्षा 2021 में 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती का जिक्र था। मेरिट के आधार पर 15 लोगों का चयन डिप्टी कलेक्टर के लिए किया जाना था। राज्य सेवा परीक्षा 2021 के नतीजे 11 मई 2023 को घोषित किए गए। चयन सूची में टॉप 15 नामों में भाई भतीजावाद का आरोप लगा। अधिकारियों और नेताओं के बेटे, बहू और रिश्तेदारों का चयन उच्च पदों पर हुआ। खुद पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी जांच के दायरे में हैं। मामले की शिकायत ईओडब्ल्यू में हुई। हाईकोर्ट में भी इस मुद्दे पर पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने जनहित याचिका दायर की। विधानसभा चुनाव 2023 के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीएससी घोटाले की जांच कराने का वायदा किया था। सरकार बनने के बाद 4 जनवरी 2024 को विष्णुदेव साय कैबिनेट ने राज्य सेवा परीक्षा 2021 की गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की। 7 फरवरी को राज्य के आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने अपराध दर्ज कर लिया। सीजीपीएससी 2021 परिणाम मामले की जांच अब ईओडब्ल्यू भी करेगा। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। पूर्व विधायक बीजेपी के ननकीराम कंवर की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। इसमें पीएससी के तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी समेत कई लोगों को नामजद किया गया है। पीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों की मांग है कि 2021 के साथ ही 2022 की परीक्षा की भी जांच की जाए, क्योंकि उसमें भी गड़बड़ियां हुई हैं। सरकार जो वर्तमान सरकार सिर्फ 2021 की बात कर रही है, लेकिन 2022 की बात कोई नहीं कर रहा है, जिसका पूरा पेपर विधानसभा में उठाया गया था और लहराया गया था। इवन जो वर्तमान में मंत्री हैं उन्होंने भी उन पेपर को खुद लहराए थे, लेकिन 2022 का जिस चीज़ का सबूत है उसका कोई जांच नहीं हुआ है। केवल 21 की बात ही करके 2022 को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि 2022 में भी बहुत सारी गलतियां हुई इस पेपर चेक करने में। कुनो नेशनल पार्क है वो एमपी में है, लेकिन जो पेपर अभी जो आया था उसमें उसको असम में लिया गया है, उसके बाद भी उसको नंबर दिया गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस पर भी एक्शन लेना चाहिए। मैं 2003 से देखते आ रहा हूँ। 2003 की पीएससी की जो गड़बड़ी थी, आज तक सुप्रीम कोर्ट से उस पर भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट मामला गया है। पिछले कई सालों से तो सुप्रीम कोर्ट में शायद 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है मामला। जिन लोगों को तहसीलदार बनना था वो अभी आईएएस बन चुके हैं, जिनको आईएएस बनना था वो अभी तहसीलदार बने हुए हैं। ये 2003 की बेइंसाफी अभी तक जारी है। कांग्रेस की सरकार में हुई भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे। अपराध दर्ज हो गया, जांच की जा रही है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस के अपने तर्क और आरोप भी हैं। यदि कोई तथ्य है तो कार्रवाई करें। निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार से कोई इनकार नहीं है, ऐतराज नहीं है। पीएससी का मामला हाईकोर्ट में लंबित है।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह भी बताना चाहिए कि भाजपा सरकार आने के बाद भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्रियों के रिश्तेदारों का चयन जो सिविल जज के एग्ज़ाम में हुआ, क्या उसकी भी जांच करवाएंगे। इतिहास गवाह है कि छत्तीसगढ़ पीएचसी शुरू से ही विवादों में रहा है और इससे पहले भी कई मामलों में शिकायतें की गई, हंगामा हुआ, मामला कोर्ट तक गया और कई जिम्मेदारों पर सवाल भी उठे, लेकिन उस सवालों का कोई पुख्ता जवाब नहीं मिला। मामले अब भी फाइलों और कोर्ट में ही चल रहे हैं। तो क्या 2021 के परिणाम पर जो हंगामा मचा हुआ है, इस पर भी कोई हल निकलेगा या फिर मामले ऐसे ही फाइलों में आगे बढ़ते रहेंगे? ये भविष्य में देखने वाली बात होगी। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। और सीजीपीएससी की 2021 और 2022 की परीक्षा पर ही सवाल उठा हो, ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग ने साल 2003 से लेकर 2021-22 तक जितनी परीक्षाएं आयोजित की हैं, जिसमें लगभग सभी के परिणाम विवादों में घिरे रहे हैं। साल 2003 में पहली बार परीक्षा हुई थी। 200 में आरटीआई के तहत उम्मीदवारों ने जानकारी मांगी तो दस्तावेजों में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ। साल 2005 और 2008 में सीजीपीएससी की सिविल जज भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 2016-2019 तक कई परीक्षाओं में गलत प्रश्नों के आरोप लगे, मामला कोर्ट में गया। साल 2020 में भी अफसरों के बच्चों के चयनित होने का आरोप लगा और तभी से ये विवाद गरमाया हुआ है। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। हमारा भारत में भी आगे है। कोटा में छात्राओं के लिए अब स्पेशल स्क्वाड्स। आप देख रहे हैं हमारा भारत। कोटा में छात्रों के बढ़ते तनाव को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार कोशिश में लगी हुई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में गाइडलाइंस जारी किए थे, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट से कहा गया था कि वो 16 साल से कम उम्र के छात्रों को दाखिला न दे। वहीं राज्य सरकार और जिला प्रशासन छात्रों तक पहुंचने के लिए स्पेशल स्क्वाड्स और डिनर विद स्टूडेंट के नाम से अपने आउटरीच पहल की शुरुआत की है। कोटा से हमारी ये विशेष रिपोर्ट। बिहार की मेनका सिंह अपने बेटे के साथ पिछले 1 साल से कोटा में रह रही हैं। पति कारोबारी हैं, बेटा आईआईटी की तैयारी के लिए कोटा आया है। बच्चे को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मेनका उनका हौसला बढ़ाती हैं। मैं यहाँ उसको सपोर्ट करने के लिए हूँ, ताकि उसको ये फील ना हो कि मैं हॉस्टल में हूँ या घर से दूर हूँ, क्योंकि अभी बहुत छोटा है। तो उसे ये ना लगे कि मैं घर से दूर हूँ तो मुझे फैमिली की याद आने लगे अचानक से। तो इसलिए मैं जब हूँ तो उसे लगता नहीं कि मैं घर पे हूँ या हॉस्टल में हूँ। इंदौर की दीपिका बिरला भी अपने बेटे ओजस के साथ कोटा में ही हैं। पति डॉक्टर हैं, बेटा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। कोटा में करीब 2 लाख छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी के लिए आते हैं। कठिन इम्तिहान, महंगी पढ़ाई और अभिभावकों की उम्मीद के बीच उनका अकेलापन कई बार हौसले तोड़ देता है। बस एक इमोशनल सपोर्ट मदर का, दैट्स ऑल। बाकी तो सारा कुछ यहाँ है ही, सेफ्टी है, खाना वगैरह अच्छा है, तो सच तो कोई ज़रूरत रहती नहीं है बच्चे को। बट एक इमोशनल सपोर्ट, एक हम अपने बच्चे को एक क्लोजली वॉच रखना चाहते हैं कि चलो मिलते रहें, क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है। कभी ऐसा लगता है कि उदास लगता है या ऐसा लगता है कि मतलब परेशान लगता है या वो एक ही चीज़ कर कर के पक जाता है इंसान, तो फिर मम्मी के साथ बैठ जाता हूँ और बातें कर लेता हूँ, तो सब वो फिर लाइट फील होने लग जाता है और वापस पढ़ाई में लग जाता हूँ। कोटा में खुदकुशी के बढ़ते मामलों के बाद केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में दाखिला नहीं देने और छात्रों को तनाव मुक्त रखने के लिए कदम उठाने को कहा गया है। अभी केंद्र सरकार की गाइडलाइन तो लागू नहीं हुई है, लेकिन राज्य सरकार और जिला प्रशासन इन्हें लागू करवाने के लिए जोर दे रहा है। अच्छा, आपका मैथ्स उधर है इसलिए यू आर फीलिंग। कोटा के कलेक्टर ने डिनर विद स्टूडेंट्स कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत वो बच्चों के बीच जाकर उनके साथ डिनर करते हैं, उनके मुश्किल सवालों का जवाब देते हैं, आईआईटी और मेडिकल के अलावा अन्य विकल्पों के बारे में भी जानकारी देकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। इनमें से कई बच्चे जब मुझे मैसेज वगैरह करते हैं तो कहते हैं सर आप ही गार्जियन हो, तो गार्जियन के तौर पर मैं अगर कुछ समय बिताता हूँ और उससे इनको फ़ायदा मिलता है तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है।
बहुत खुशी भी हुई, बहुत मोटिवेशनल बातें भी की उन्होंने, तो सही में जान के बहुत खुशी हुई। और उनसे जो मोटिवेशन मिला पढ़ाई के लिए, जो गाइडेंस को उन्होंने बताया, बहुत अच्छा लगा सुन के। बीते दिनों छात्राओं की खुदकुशी के मामले में भी सामने आने के बाद अब कोटा में महिला स्क्वाड भी बनाई गई है, जो लड़कियों की समस्याओं को समझ रही है। इस टीम में प्रशासनिक, पुलिस और चिकित्सा अधिकारी हैं, जो इन लड़कियों से सीधे संवाद कर रही हैं। पिछले साल कोटा में 26 कोचिंग छात्रों की आत्महत्या के मामले सामने आने के बाद से ये खबर सुर्खियों में है और सवाल ये है कि कोटा में कोचिंग स्टूडेंट के स्ट्रेस के जिम्मेदार अभिभावक हैं या कोचिंग संस्थान। इससे निपटने की कोशिशें तो सरकार और संस्थान सभी कर रहे हैं, लेकिन क्या इतनी कोशिशें काफ़ी हैं या पूरी व्यवस्था में ही बदलाव लाना पड़ेगा? कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और कोटा जिला प्रशासन ने अभी तक काउंसलिंग के बाद 1500 बच्चों को वापस घर भेजा है। वहीं हॉस्टल एसोसिएशंस ने गेट कीपर कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें हॉस्टल कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो तनाव से जूझ रहे छात्रों को पहचानें और तुरंत उन्हें काउंसलर तक पहुंचाएं। हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं, हमें जरूर बताएं। आपके लिए कार्यक्रम और हमारी सारी रिपोर्ट्स एनडीटीवी इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। नमस्कार।